मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है या उसे सहन करता है वह संकट में फंस जाता है। उदाहरण के लिए सूडान, लीबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, नेपाल आदि को देखा जा सकता है। इसका सबसे नवीनतम उदाहरण कनाडा है, जहां का नस्लीय नियंत्रण गैर सवैत प्रवासियों को पूर्ण लाभ लेने से वंचित करता है। हमें उम्मीद थी कि कनाडा अलगाव की किसी भी बात के प्रति बहुत संवेदनशील होगा, खासकर के क्यूबेक स्वतंत्रता से संबंधित जनमत संग्रह पारित होने के बाद, लेकिन उसके दोहरे मानदंड लगातार दिख रहे हैं। वह कानून के शासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपदेश देता है, फिर भी मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता सीनियर ट्रूडो ने युद्ध उपाय अधिनियम लागू किया और क्यूबेक अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए टैंक भेजे। हाल के वर्षों में कनाडाई नागरिकों द्वारा अंजाम दी जा रही भारत विरोधी घटनाओं के प्रति वहां की सरकार की सहनशीलता हमारे द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करती है। कनाडा ने 1974 में हमारे परमाणु परीक्षण के कुछ ही दिनों बाद हमारी परमाणु इकाइयों को सहायता देने रद्द कर दिया था। उसके बाद हमारे रिश्ते ठंडे पड़ गए। 40 साल पहले जब कनाडा आतंकवादियों के एयर इंडिया के एक विमान को उड़ा दिया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, तो हमने दोषियों के नाम बताकर कनाडा से उन्हें पकड़वाने में मदद करने की अपील की थी। उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री के पिता सत्ता में थे और उन्होंने जांच को विफल करना सुनिश्चित किया और सिर्फ एक व्यक्ति को कथित रूप से कुछ साल की जेल की सजा दी गई। यह महसूस करते हुए कि कनाडा आतंकवाद के प्रति नरम, वहां हर धर्म के कट्टरपंथी इकट्ठा होने लगे। इस तरह कनाडा आतंकवाद का प्रमुख केंद्र बन गया। भारत ने जब आर्थिक उदारीकरण लागू किया तो वर्ष 1966 में कनाडाई प्रधानमंत्री व्यापार की तलाश में 300 व्यवसायियों के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए भारत आए, लेकिन वह दौरा विफल हो गया। भारत ने आतंकवाद विरोधी एक कार्य समूह की स्थापना की, जिसे कनाडा ने भुला दिया। 2012 में भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री को खालिस्तान के प्रति सहानुभूति के कारण आधिकारिक रात्रिभोज पर नहीं बुलाया गया। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा का दौरा किया था, जो 42 वर्षों में इस तरह का पहला दौरा था, और कनाडा हमें यूरेनियम बेचने पर सहमत हुआ था। इससे जिन लोगों को उम्मीद थी कि अतीत के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, उन्हें जल्द ही निराशा होना पड़ा। कनाडा में जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक कट्टरपंथी सिख पार्टी के समर्थन से अल्पमत की सरकार बनाई, जिसके चलते उन्हें एक सिख आतंकवाद और नशे के कारोबार को रक्षा मंत्री बनाना पड़ा। इसी साल वहां के प्रधानमंत्री ने अपनी सांसद को अपने प्रिय आतंकवादी की हत्या में भारतीय संलिप्तता का आरोप लगाकर द्विपक्षीय रिश्ते को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस पर कनाडा ने अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया है, लेकिन भारत से सहयोग की अपेक्षा करता है। भारतीय मूल के कनाडाई भारतीय राजनयिक परिसरों, हिंदू पूजा स्थलों और हिंदी फिल्मों दिखाने वाले सिनेमाघरों पर हमले करते थे। चूंकि हमारी राजनयिक सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा निलंबित कर दिया। जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत की शिकायत की तो भारत के विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उसका जवाब दे दिया। भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने कनाडा के भारत के साथ सक्रिय जुड़ाव बनाए रखने के लिए महत्व पर जोर देना शुरू किया। फिर बीते नवंबर में अमेरिकी ने कहा कि वे अपने एक कनाडाई नागरिक वंचित आतंकवादी और स्पष्ट रूप से सीआईए एजेंट की लक्षित हत्या को रोकने में कायम रहे। बस फिर क्या था,
ट्रूडो खुशी से नाचने लगे। कनाडाई और अमेरिकी उस आतंकवादी से इतना प्यार करते थे कि वे आतंकवाद के उसके खुले वादे का स्वागत करते हैं। जस्टिस भूल रहे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र आज वाणिज्य और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र है, जिसका आधार भारत है। इसलिए कोई भी देश की खातिर भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहिए। सीमित द्विपक्षीय व्यापार में कनाडा के पास हमारी प्राथमिकता के क्षेत्र में देने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में निवेश, उद्योगपति, व्यवसायी, अत्यधिक कुशल शिक्षक से लेकर कम कुशल सेवाकर्मी और छात्र शामिल हैं। दोनों देशों के रिश्ते में खटास आने के बाद भारतीय शैक्षणिक सलाहकार 3 लाख रुपए 20,000-20,000 से ज़्यादा छात्रों को कहीं और जाकर शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि स्नातक करने के बाद उन्हें वहां वर्क परमिट मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर ऐसे भयावह पोस्ट आ रहे हैं।